9:30 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस कांड की बात करेंगे क्योंकि इस कांड में देश का आक्रोश अब भी थमा नहीं है। देश के कई हिस्सों से महिलाओं के साथ अपराध की खबरें लगातार आ रही हैं। एक तरफ हाथरस की वजह से योगी सरकार घिरी हुई है, तो वहीं राजस्थान में रेप पर बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। इस बुलेटिन में ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियां। हाथरस में क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है पुलिस और प्रशासन। साथ ही राजस्थान की बात होगी, जहां के कई शहरों में रेप की वारदात पर कांग्रेस सरकार घिर गई है। अपने ये वीडियो पर गिर गए हैं राहुल गांधी, ये आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। इस बुलेटिन की शुरुआत हाथरस की खबर के साथ करेंगे क्योंकि हाथरस में कुछ छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो कि शक की गुंजाइश पैदा करती हैं। पहला वीडियो है डीएम का, जो पीड़िता के पिता पर लगभग दबाव बना रहे हैं मनमाने बयान का। दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे एसडीएम और वकील सीमा कुशवाहा का, जिनके बीच नोकझोंक कल हुई। तीसरा वीडियो मंगलवार रात का है, जब आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे के साथ पुलिस अफसर की नोकझोंक हुई। और एक अन्य वीडियो में पुलिस वाले पीड़ित परिवार से धक्का मुक्की कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें संदेह का माहौल बना रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। क्या हाथरस प्रशासन पीड़ित परिवार पर मनमाना बयान देने का दबाव बना रहा है? ये वीडियो देखिए। ये है हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और उनके साथ बैठे हैं हाथरस की निर्भया के पिता। डीएम साहब उन्हें क्या कह रही हैं, फिर से देखिए इस वीडियो में। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। सुना आपने, कह रहे हैं मीडिया वाले तो चले जाएंगे। आखिर क्या कहना चाहते थे डीएम साहब? इसे पीड़िता की भाभी के इन आरोपों से समझिए। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे। मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग, तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। आज तक ने जब डीएम प्रवीण कुमार से इस वीडियो के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने चुप रहना ही वाजिब समझा। सर आप बात ही नहीं कर रहे हैं सर हमसे। आप आराम से एक बार हमको सबको, चाहे रिपोर्टर्स को बुलाइए। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को जाके इंटिमिडेट भी कर रहे हैं सर। हालांकि बाद में उन्हें सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। डीएम के वायरल वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी ने हमला किया, ट्वीट किया। यूपी सरकार किसी को पीड़िता के गांव जाने से क्यों रोक रही है? उसका जवाब यहाँ है। पीड़िता के परिवार को हाथरस डीएम जाकर धमका रहे हैं। ना मीडिया जा पाएगा, ना हम लोग, तो यूपी सरकार पीड़िता के परिवार को खुलकर धमका पाएगी। ये लोग अत्याचारी हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग हाथरस के शर्मनाक कांड का ये एक और अध्याय है। हाथरस के बिटिया के परिवार का दर्द
जानने निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा उनके घर जा रही थीं, लेकिन गांव के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग के बीच उनसे टकरा गए एसडीएम जेपी सिंह। फिर क्या हुआ, देखिए वीडियो का ये हिस्सा। मर्यादा मत करिए मैडम, मर्यादा में बात करिए, आप भी मर्यादा बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, आपसे भी बोल जाता है, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, बदतमीज बात करेंगी आप, सही बात करेंगी, क्यों 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 क्या बात है? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक वो निर्भया के भाई की गुहार पर कानूनी सहायता देने पहुंची थी। इशू ये है कि जो पुलिस है वो उनके गांव से उनको नहीं निकलने दे रही है और मुझे उस गांव में नहीं जाने दे रही है। तो आखिर एक लीगल जो भी उनको हेल्प चाहिए कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीजें हो, तो इनको मेरे से क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को। बात करेंगी आप, सही बात करेंगी, क्यों 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 क्या बात है? आखिर हाथरस में क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? एक तरफ जिलाधिकारी के परिवार को कथित तौर पर धमकी वाला वीडियो, तो दूसरी तरफ एक वकील को रोकते एसडीएम। कल दिन में मीडिया को भी पुलिस प्रशासन की बेरुखी का सामना करना पड़ा, जब बगैर कोई आधिकारिक जानकारी दिए पीड़िता के घर के आसपास के रास्तों को सील कर दिया गया। हाथरस में पीड़िता के परिवार वालों के बयान इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि पुलिस वालों को की ओर से मीडिया को पहले ही रोका जा चुका है, लेकिन गांव के अलग अलग मेड़ से होते हुए हम यहां पर पहुंच चुके हैं। ये आपको बता दें कि उनके परिवार के साथ इस वक्त एसआईटी की टीम बैठी हुई है। सत्य हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि एसआईटी की टीम लगातार परिवार वालों के बयान दर्ज कर रही है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये घर का आंगन है और इस आंगन में खड़े होकर मौजूद रहकर यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, एसआईटी की टीम बैठी हुई है और वो लगातार जो जवाब मिल रहे हैं उन तमाम जवाबों को रिकॉर्ड करती हुई भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। हाथरस पुलिस प्रशासन के तेवर मंगलवार रात से ही संदेह के दायरे में है, जब आनन फानन में पीड़िता के शव को जला दिया गया। उस रात का ये वीडियो देखिए, जब आज तक संवाददाता के सवाल पर भड़क गया एक पुलिस अधिकारी। आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है? आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी। नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। अब एक और वीडियो देखिए, जिसे देखकर आपको खाकी की संवेदनहीनता का पता चलेगा। जब निर्भया का पार्थिव शरीर जल रहा था, तब एक पुलिस अधिकारी हंसते हुए कैमरे में कैद हो गए। आपने ये 3 तस्वीरें देख ली। ये सारी तस्वीरें हाथरस पुलिस और प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े कर रही हैं। यही वजह है कि पीड़िता का परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और मेरी जो इसकी केस की बिटिया की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाथरस का सच तो निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा, लेकिन इन तमाम वीडियो से ये गवाही मिल रही है कि हो ना हो, दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट से ये साफ होता है किस तरीके का दबाव इस वक्त पीड़िता के परिवार पर बनाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन किस तरीके से कैमरे में कैद हो चुकी है अपने रवैये को लेकर।
डीएम की बातचीत हमने आपको सुनाई, किस तरीके से डीएम परिवार से बातचीत कर रहे थे, वकील को रोकते हुए एसडीएम भी कैमरे में कैद हुए, वहीं मीडिया से बदसलूकी, नोकझोंक की ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही किस तरीके से हाथरस मामले में इस वक्त पुलिस और प्रशासन का ढुलमुल रवैया है। परिवार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, परिवार से अपने बयान बदलने को कहे जा रहे हैं और हाथरस की बेटी को इंसाफ ना मिले इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हाथरस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी जुड़ गई हैं, अभिषेक आनंद भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले चित्रा, आपका रुख करते हुए, डीएम ने परिवार पर किस तरीके का दबाव बनाया, ये कैमरे में कैद हो गया, मीडिया चली जाएगी, हम यहीं रहेंगे, इसी स्टेटमेंट से सब कुछ साफ हो जाता है। परिवार की इस वक्त मनोस्थिति क्या होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। ऐसे में डीएम सामने आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, जाहिर तौर पर झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। देखिए, वो एक अधिकारी का बेहद गलत रवैया था। उन्होंने कहा कि मैं समझाने के लिए गया था, लेकिन जो वीडियो सामने आया है यकीनन उसने डीएम की मंशा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन मीडिया को बैन कर दिया गया है, अंदर जाने से रोक दिया गया है। एसआईटी की टीम का आज दूसरा दिन है जो लगातार पूछताछ करने के लिए अंदर मौजूद है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी अब से कुछ देर पहले गई है वहां पर। नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, एक बार फिर से देखिए। गाँव से तकरीबन 200 मीटर की हम दूरी पर हैं और यहाँ पर पुलिस वालों का किस तरह से जमावड़ा है। कम से कम अगर हम देखें तो 60 से 70 की तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर रोक दिया गया है। अंदर मीडिया को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अंदर सिर्फ अधिकारियों की गाड़ी जा रही है या फिर एसआईटी की टीम जिसको जाना है, पुलिस वाले जा रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे पुलिस वालों का भारी जमावड़ा आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत अंदर जाने पर इधर दूसरी तरफ आइए, सत्या आप इधर आइए थोड़ा सा, वहां पर बिल्कुल दूर आप देखेंगे तो वहां पर भी पुलिस वाले भारी तादाद में खड़े हुए हैं। एक गाड़ी आपको सामने दिखाई दे रही है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुलिस वालों का जिस तरह जमावड़ा है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। डर किस बात से है? क्योंकि एक गैंगरेप पीड़िता जिसका परिवार अपना बयान दर्ज कराना चाहता है, वो निष्पक्ष जांच चाहता है, वो चाहता है आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। लेकिन इतनी भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बलों की मौजूदगी अपने आप में यकीनन, क्योंकि परिवार यही आरोप लगा रहा है कि हमें सच बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें डरा के रखा गया है, हमें बाहर नहीं जाने दिया गया है, जैसा कि उनके भाई का बयान भी हमने सुनाया है। तो इस वजह से प्रशासन की मंशा यहाँ पर सवालों के घेरे में है कि आखिर किस बात का डर है आपको, किस बात से आपको डर लग रहा है कि मीडिया अगर अंदर चली जाएगी और परिवार वाले मीडिया के सामने अपनी कुछ बातें कह देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके साथ ही नेहा ये भी खड़ा होता है कि न्याय कैसे मिलेगा। एसआईटी की टीम जिसने कल दिन भर पूछताछ की थी, बाकायदा लिखा गया था, गांव के भी कुछ लोगों से पड़ताल की गई थी, आज उसका दूसरा दिन है और एसआईटी की टीम के पास आज के बाद बचते हैं 5 दिन। 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देना होगा सरकार को, जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मामले के निपटारे की बात यूपी सरकार की ओर से की गई है। तो उसका इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस बल की जिस तरह की मौजूदगी है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। और परिवार वालों के पास अगर कोई भी अधिकारी जाकर उनको समझाने, क्योंकि मामला अब यहाँ के डीएम और एसपी से बाहर निकल चुका है, मामला अब एसआईटी की टीम के पास है। अगर आपके ऊपर भरोसा रहता तो फिर आपके ऊपर भरोसा करते हुए परिवार कहता कि हाँ आप ही मामले की तफ्तीश कीजिए, यहाँ के एसपी को फिर जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन यहाँ के मौजूदा पुलिस सिस्टम से परिवार का भरोसा उठा, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया। अब एसआईटी के गठन के बाद जांच शुरू होने के बावजूद अगर डीएम जाकर इस तरह की बातें समझाएंगे परिवार वालों को तो यकीनन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। डीएम की सफाई पर सामने भले ही आई हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चित्रा दिखा रही थी कि पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है हाथरस, और हाथरस में किसी तरीके से मीडिया को एंट्री ना मिले। हमने ये भी कल एक वीडियो में देखा कि कैसे वहां पर एक वकील को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। फास्ट ट्रैक कोर्ट का अगर गठन कर भी दिया जाता है, लेकिन अगर न्यायिक मदद नहीं पहुंचती है, वकीली परिवार तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये परिवार कैसे न्याय की उम्मीद करेगा? जी बिल्कुल नेहा, इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, एसआईटी की जो जांच चल रही है, उस जांच के दायरे में पुलिस के ऊपर जो आरोप लगा है डेड बॉडी को बिना परिवार को दिखाए जला देने का, गैर मौजूदगी में परिवार के जला देने का, वो उस जांच के दायरे में है या नहीं ये बताने वाला अभी कोई नहीं है। तमाम यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, लेकिन इस बात पर सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं कि क्या पुलिस की इसमें गलती है। हमने जो अपनी आंखों से देखा
हम जब उनसे इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से नकार दिया जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है यहाँ अंदर जाने से, ये भी मैं आपको बता दूं। पहला बहाना ये है कि 3 पुलिस वाले जो विक्टिम की फैमिली के साथ सिक्योरिटी में थे उनको कोरोना हो गया और 2 और को सिम्टम्स हैं। दूसरा ये है कि एसआईटी की टीम अंदर है, उनको जांच में दिक्कत हो रही है, इस वजह से मीडिया अंदर नहीं जाएगी। ये 2 जो मुद्दे उठा दिए हैं यहाँ के लोकल प्रशासन ने, उसी की वजह से अब बैरिकेड लगा करके मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ तक कि और कोई भी वहाँ के रहने वाले लोगों को छोड़ करके और कोई भी अंदर बाहर नहीं आ जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि डीएम के हाथ की पावर है कि वो कितने बड़े इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकता है। अगर उन्होंने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया तो 14 दिन तक कोई अंदर नहीं जा सकता है। इस तरह की अगर स्ट्रेटजी पर चलेगी, यहाँ के प्रशासन के स्तर की स्ट्रेटजी पर चलेगा तो उनके ऊपर भरोसा करना वाकई भरोसा करना अब किसी पर भी मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, चाहे वो एसडीएम का वीडियो हो, चाहे वो डीएम का वीडियो हो, किस तरीके से इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश में पुलिस और प्रशासन जुट गया है। हाथरस में गैंगरेप की थ्योरी फोरेंसिक रिपोर्ट में भी खारिज हो गई है। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया कि गैंगरेप हुआ ही नहीं था बल्कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिजन इस पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है और यूपी सरकार के बड़े अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया है। के साथ होता तो क्या करते हैं? आज आप एक औरत हैं, आप तो समझ सकती हैं ना, औरत की मान मर्यादा क्या होती है? सबसे बड़ी एक इज्जत होती है। एक दुखियारी माँ की इस कातर पुकार पर पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन यूपी पुलिस आंसू नहीं सबूत देख रही है। पुलिस शुरुआत से ही गैंगरेप की थ्योरी को खारिज कर रही है। तो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया। इस केस में कल सफदरजंग अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का कोई जिक्र नहीं। रिपोर्ट में गला दबाने और गर्दन की हड्डी टूटने का जिक्र है। साथ ही मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट को बताया गया है। इससे पहले हाथरस के एसपी ने अलीगढ़ के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप के आरोपों को खारिज किया था। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। सवाल ये है कि अगर बलात्कार नहीं हुआ तो लड़की ने मरने से पहले अपने आखिरी बयान में बलात्कार की बात क्यों कही? उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या मरने से पहले दिए बयान में पीड़िता ने गलत बयानी की है? अगर उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ तो उसने बलात्कार का आरोप क्यों लगाया? फिर ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता को इतनी बेरहमी से मारा गया जो कि उसकी मौत हो गई? इन सवालों के बीच आज तक की उस मुहिम का बड़ा असर हुआ है जिसके जरिए हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान में लिया है। यूपी के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम और एसपी को अदालत ने नोटिस भेजा है। सभी को 12 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने हाथरस पुलिस के अमानवीय बर्ताव पर भी सवाल उठाए हैं। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लड़की का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने पर भी नाराजगी जताई है। इस पूरे मसले पर अदालत ने आदेश दिया कि आज तक की कवरेज से जुड़े कंटेंट भी सुनवाई में मदद के लिए लाए जाएं। कई अन्य मीडिया रिपोर्ट का जिक्र भी अदालत ने किया है। उम्मीद है कि अदालती फटकार और संज्ञान में लेने के बाद मामले को दबाने की कोशिश में जुटे प्रशासन को अकल आ जाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा, हाथरस से तनुश्री पांडे, अशोक सिंगल, अभिषेक आनंद और चित्रा त्रिपाठी, आज तक ब्यूरो।
यूपी के हाथरस की बेटी की इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। तो वहीं राजस्थान में 2 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले बाना जिले में हैवानियत की खबर आई थी, अब सिरोही और बांसवाड़ा में भी इज्जत को तार तार किया गया। अभी 12 का बवाल थमा भी नहीं कि राजस्थान फिर शर्मसार हो गया। इस बार सिरोही में महज 8 साल की मासूम से हैवानियत की इंतहा हुई, तो बांसवाड़ा में भी सामने आई है नाबालिग से दरिंदगी। कब तक दिखावे वाला सियासी हंगामा होता रहेगा? कब तक आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई चलती रहेगी? और कब तक शहर शहर में निर्भया के साथ हैवानियत होती रहेगी? एक इंसाफ मिलता नहीं कि दूसरा अपराध हो जाता है। राजस्थान के बारा में 2 बहनों को 2 नाबालिग लड़कों ने बहला फुसलाकर अगवा कर लिया और 3 दिन तक अलग अलग शहरों में ले जाकर गैंगरेप किया। पहले तो पुलिस ने जैसे तैसे केस दर्ज कर लिया था, लेकिन बवाल बढ़ा तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी हो गई। आपने आश्वस्त किया पूरा जो मेरे साथ दुर्घटना हुई वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं जी, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, कुछ धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। अब 12 पुलिस कह रही है कि पीड़ित बहनों के बयान के आधार पर पुलिस धारा 376 लगाएगी। और बच्चियों के बयान में यदि ये बात आती है कि उनके साथ जो उन्होंने बयान दिए हैं पूर्व में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें कोई उनको मन पे कोई दबाव था, तो हम मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा अप्लाई करके और दोबारा बयान कराने के लिए गुजारिश करें। उधर सिरोही में भी एक हैवान ने हदें पार कर दी। वहां तेलपी खेड़ा इलाके में जो कुछ हुआ उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महज 8 साल की मासूम को भी दरिंदे ने नहीं छोड़ा, हैवानियत के बाद उसकी हत्या भी कर दी। ये बहुत दुखद घटना हुई है और जो आरोपी है उसको पकड़ने का प्रयास पुलिस कर रही है और भी मैं राज्य सरकार को अवगत करा के पूरा एक स्पेशल टीम गठित करवा के प्रयास करेंगे कि भाई तत्काल इसकी गिरफ्तारी हो। पीड़ित बच्ची आदिवासी परिवार की थी, आरोपी भी उसी समुदाय का है। पुलिस कह रही है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होगा। उसे पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी ऐसा संगीन अपराध हुआ कि शर्म से सिर झुक जाता है। 30 सितंबर की रात घर के आंगन में सो रही 14 साल की बेटी को 4 दरिंदे उठा ले गए। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। तब आरोपियों ने पीड़ित की सहेली को फोन किया और उसके भाई को अस्पताल भेजने को कहा। कुछ ही देर में घर के अन्य सदस्यों को भी इसकी जानकारी हो गई। सभी अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनकी लाडली तो हैवानियत का शिकार हो चुकी थी। परिजनों को देखते ही सभी आरोपी अस्पताल से फरार हो गए। तब घर वालों ने FIR दर्ज कराई। रात को 11 बजे मेरी लड़की उठा के ले गए, फिर भी उसके साथ में 4 जने बुरा हाल किया, उसका बुरा काम किया और फिर वो हमारे ऊपर इल्जाम डालते कि तुम्हारी लड़की हमने ले गए, यूँ कह रहे। लेकिन हम यूँ कह रहे कि ऐसी ऐसी बच्ची को तुम कितने मारो और कितने की करो, हमारे पहले इसे गिरफ्तार होना चाहिए। और वो भी मेरा लड़की 14 साल की है। कौन सी कक्षा पढ़ी हुई है? 9। लेकिन पुलिस ने तो इंतहा कर दी। अब तक आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया। इसमें गैंगरेप का तो मामला नहीं है, इसमें प्रेम संगत का मामला मेरे सामने आया है। लड़की और लड़के दोनों का संबंध उनके प्रेम के हिसाब से चल रहे थे। बेटियों के साथ ऐसी अमानवीयता को लेकर राजस्थान पुलिस पर गंभीर सवाल उठे हैं। सिरोही से राहुल त्रिपाठी, बांसवाड़ा से राजेश सोनी और बारां से राम मेहता के साथ शरद कुमार, आज तक।
शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कल आपसे बात हो रही थी 12 पर, जिस पर पुलिस ने साफ तौर पर यह कह दिया कि रेप तो हुआ ही नहीं, उसके बाद में रेप की धाराएं जोड़ी गई। कहीं पर यह कह दिया जाता है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस तरह की बातें जब रेप जैसे गंभीर मामले को लेकर सामने आएंगी तो वाकई इस बात पर संदेह उठता है कि इन लड़कियों को कैसे न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सब चीजें तो अक्रॉस पार्टी लाइंस इनकी निंदा की जानी चाहिए। ये सब जाति धर्म से ऊपर हैं और ऐसे में राजस्थान में अगर कांग्रेस की भी सरकार है तो बीजेपी निंदा करेगी, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस निंदा करेगी। क्यों नहीं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम नेता इसकी निंदा करते? नेहा, राजस्थान का कोई शहर नहीं बचा है। जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, बारा, हर जगह बलात्कार की घटनाएं पिछले 24 घंटे में सामने आई है। तो समझा जा सकता है कि मानसिकता पुलिस और प्रशासन की क्या है। हमने रिपोर्ट दिखाई जैसे ही सिरोही की कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वहां के विधायक ने बातचीत की और जो आरोपी इतने दिन से गिरफ्तार नहीं हो रहा था वो गिरफ्तार हो गया। हमारी रिपोर्ट 12 की दिखाई जाती है आज तक पर, सरकार हरकत में आती है और लड़कियों की जो है मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उससे पहले उसका बाप थाने में रोता रहता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। तो ये जो मानसिकता है सरकार की कि मामले को पहले ढकना और जब मामला बढ़ता है तो कार्रवाई करना, इसी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। और राजस्थान में समस्याएं सबसे ज्यादा 12 में दिखाई दी, जब 12 में कल सुबह तक उसके पिता जो थे लड़कियों के, वो रो रहे थे घर पे कि हमारी पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब ये मामला आगे बढ़ा है मीडिया में, तब जाकर उस लड़की के बयान दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जबकि वो पहले 21 तारीख को। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस के लिए तो निकले थे, लेकिन पीड़ित परिवार का दर्द जानने से पहले एक वीडियो की वजह से उन पर बीजेपी ने कैमरे के लिए सारी कवायद करने का आरोप चढ़ दिया। मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। इस वीडियो पर घिर गए हैं राहुल गांधी। मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ। राहुल कल हाथरस तो जा रहे थे पीड़ित परिवार का दर्द जानने, लेकिन बीजेपी का ये आरोप देखिए। ट्वीट में कहा जा रहा है कि कैमरे के लिए सारा ड्रामा रचा गया। मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर। मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। कल दिल्ली में हाथरस के बीच हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पीड़ित परिवार से मिलने राहुल और प्रियंका हाथरस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। एक बार राहुल गांधी को रोका गया, वो नहीं माने। दूसरी बार राहुल गांधी को रोका गया, धक्का मुक्की हो गई। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी सड़क के किनारे मुंह के बल गिर गए। राहुल के गिरने वाले इस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें धक्का मारा गया या वो खुद गिर गए। बहरहाल राहुल ने बाद में हाईवे के किनारे का रास्ता पकड़ लिया। मेरा एक रिक्वेस्ट प्लीज, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊँगा, 144 उससे नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। राहुल गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके साथ थे। कल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्रेटर नोएडा में खूब ड्रामा हुआ। राहुल और प्रियंका को अरेस्ट करने की तैयारी हो गई। किसी को भी हाथरस जाने का ऑर्डर नहीं था। We are trying to stop him because there is a order from the district magistrate that considering the law and order situation, nobody should be allowed to go to Hathras. उसी के क्रम में हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं वहाँ ना जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 लोग जाना चाहते हैं, पीसफुली जाना चाहते हैं। देखिए, जो 2 और 4 और 5 की बात नहीं है। The order says that because of law and order conditions, nobody from the outside should be allowed to enter the district. जीप में बैठकर पुलिस राहुल और प्रियंका को एक गेस्ट हाउस ले गई। दोनों को कुछ ही देर में पुलिस ने छोड़ भी दिया, लेकिन तब तक हाई वोल्टेज ड्रामा हो चुका था। नोएडा से अशोक सिंघल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे उन योद्धाओं की जो कोरोना के खिलाफ जंग में जी जान से लगे हुए हैं। आज तक कुछ ऐसे ही योद्धाओं को सम्मानित करने जा रहा है जिन्होंने मुश्किल घड़ी में भी परवाह नहीं की अपनी जान की। आज सुबह 11:45 से हेल्थगिरी कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे ही योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। कोरोना संकट काल में
डॉक्टर हमारे लिए भगवान बनकर सामने आए, अपनी जान दांव पर लगाकर सबकी जान बचाई। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ऐसे तमाम कोरोना योद्धा सामने आए जिन्होंने कोरोना की परवाह नहीं की और लोगों की मदद के लिए आगे आ गए। और इस साल कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में हम अपने सालाना सफाईगिरी अवार्ड्स के आयोजन को इस बार हेल्थगिरी अवार्ड्स के रूप में कर रहे हैं। इस बार हेल्थगिरी का ये आयोजन हम डिजिटल ई मीडियम पर कर रहे हैं। इस मौके पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थगिरी अवार्ड्स के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप को अपना संदेश भेजा है। संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, पत्रकारिता और मीडिया घराने कई गुना तेजी से सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन ला सकते हैं। स्वच्छता दूत के तौर पर इंडिया टुडे ग्रुप का काम इसका एक सटीक उदाहरण है, जिससे स्वच्छ भारत अभियान को और भी ज्यादा शक्ति मिली। ऐसे प्रयासों ने एक जन आंदोलन खड़ा किया, जिसने व्यवहारिक परिवर्तन के अभियान को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा की। इस बार के हेल्थगिरी अवार्ड्स में डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर अशोक सेठ और डॉक्टर राजेश पारिक जैसे वक्ता होंगे, तो मैथिली ठाकुर, शिल्पा राव, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की जादुई आवाज आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। तो देखना मत भूलिए हेल्थगिरी अवार्ड्स दिन में 11:45 से आजतक.in पर। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।